Assalamu alaikum students. This is the second last week of your course Introduction to Artificial Intelligence और इसमें हम लेक्चर 29 से लेके 30 तक जो है इसको कवर करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने AI के एक एरिया को कवर किया था जिसको हमने NLP कहा था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग द नेचुरल लैंग्वेजेस जिसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म किया था। इस वीक के अंदर और कुछ लेक्चर्स जो है वो नेक्स्ट वीक के, जिसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन विजन कैपेबिलिटीज हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और क्विकली ये सारा प्रोसेस जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम किस तरीके से कंप्यूटराइज कर सकते हैं या कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेनली फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड जो है वो हमारी डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड होगी। ज़रा क्विकली रिव्यू कर लें कि NLP के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। NLP में हमने प्री प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ी डिस्कशन की थी कि जब हमारे पास कोई टेक्स्ट आता है जिसको हमने प्रोसेस करना है तो उसके ऊपर हम कुछ अर्ली स्टेप्स जो हैं को परफॉर्म करते हैं, जैसे उसको टोकनाइज करते हैं, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं। जब ये सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं तो हम उससे कोई यूजफुल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक यूजफुल टास्क जिसके ऊपर हमने बात की थी NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सेंटिमेंट एनालिसिस की थी कि कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आइडियाज के बारे में अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं न्यूज़ के बारे में, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि उन कमेंट्स के अंदर किस किस्म के सेंटिमेंट जो है इसका इजहार हो रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट टू आइडेंटिफाई कि वो जो कमेंट है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी न्यूज़ के ऊपर जो है, उस कमेंट जो है इसकी टाइप क्या है, वेदर इट इज ए नेगेटिव कमेंट और इट इज ए पॉजिटिव कमेंट। तो इसको हमने सेंटिमेंट एनालिसिस कहा था, जो कि एक बहुत ही फेमस फील्ड है ऑन द वेब, ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे हमारे पास मिलियंस ऑफ कमेंट्स होते हैं और हम उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये एक नेगेटिव कमेंट है या ये एक पॉजिटिव कमेंट है। इसको हमने परफॉर्म किया पाइथन के अंदर, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, एक आइडिया की हद तक हमने इसको यूज किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हम एक और फील्ड के ऊपर मूव कर गए जिसको हमने स्पीच रिकग्निशन कहा था। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज है ये रिटन फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होती है, राइटिंग फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होती है। स्पीच में हमारे पास जो लैंग्वेज है ये वर्बल फॉर्मेट के अंदर या स्पोकन फॉर्मेट के अंदर जो है वो अवेलेबल होती है। इस प्रोसेस को हम स्पीच रिकग्निशन कहते हैं और ये भी काफ़ी हद तक हमें सेल फोन्स के अंदर, इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे हम वॉइस सर्च कर सकते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये हमें काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हुई नज़र आ रही होती है। स्पीच रिकग्निशन जब हम कर रहे होते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को या इस टास्क को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक जिसको हम अकोस्टिक मॉडल कहते हैं और दूसरा जिसको हम लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। अकोस्टिक मॉडल के अंदर हम स्टेटिस्टिकली प्रेडिक्ट करते हैं द वर्ड विच आर एक्चुअली स्पोकन, और लैंग्वेज मॉडल के अंदर हम उन वर्ड्स को मिला के क्या सेंटेंसेस बने हैं, क्या पैराग्राफ्स बने हैं या एक्चुअली क्या डिस्कशन है, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये वो डिस्कशन थी जो हमने लास्ट वीक में की थी। अब जरा हम वापस आ जाते हैं कंप्यूटर विजन की तरफ, जिसको हम परसेप्शन भी कह सकते हैं। परसेप्शन जो है ये थोड़ा सा एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, विच ट्राई टू कंसिडर मैनी अदर सेंसर्स विच आर अवेलेबल टू द सिस्टम। विजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही सेंसर अवेलेबल होता है जिसको हम कैमरा कह रहे होते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैमरे के थ्रू जो है वो मिल रही होती है। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस को या परसेप्शन को बेहतर करने के लिए हमें सम टाइम
कैमरे से ज़्यादा अदर सेंसर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम एक ज़्यादा जेनेरिक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम परसेप्शन जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई रोबोट है या आपके पास कोई ऑटोमेटेड व्हीकल है, तो उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ कैमरा ही उसके सेंसर के तौर पे हम यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि सम अदर सेंसर्स लाइक सोनर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और सम अदर टाइप के सेंसर्स भी उसके पास जो है वो अवेलेबल होते हैं, जिससे वो अपनी एनवायरनमेंट जो है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इन दैट केस वी यूज द टर्म परसेप्शन, जहां पे मल्टीपल सेंसर्स को या मल्टीपल सेंसर एनवायरनमेंट को यूज करते हुए जो एजेंट है ये अपनी एनवायरनमेंट जो है इसको परसीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास एक ही सेंसर अवेलेबल है और वो कैमरा है जो कि उसकी विजन कैपेबिलिटीज जो है इसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इसको रेफर करेंगे एज ए कंप्यूटर विजन। परसेप्शन जो है, अगर हम परसेप्शन को डिफाइन करना चाहे तो परसेप्शन प्रोवाइड्स एजेंट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड दे रिजाइड बाय इंटरप्रेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसर्स। तो जो इंफॉर्मेशन उसको अक्वायर हो रही है फ्रॉम द सेंसर्स, बाय गैदरिंग दिस इंफॉर्मेशन इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जिसके अंदर वो रह रहा है, और वहां पे डिफरेंट अदर एजेंट भी सर्व कर रहे हैं। ए सेंसर measure some aspect of the environment in the form they can be used as an input by the agent program, और सेंसर उस इंफॉर्मेशन को एक तरह से उस फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो फॉर्मेट जो है वो एजेंट प्रोग्राम के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। द सेंसर्स कुड बी सिंपल एज ए स्विच, और यहाँ पे वो सिंपल हमें ऑन ऑफ या 0-1 की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है जैसे कि ह्यूमन आई है या कैमरा है। तो आपके पास जो सेंसर्स अवेलेबल होते हैं ये एक सिंपल सा स्विच भी हो सकता है जो 0-1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या ये कोई काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का सेंसर हो सकता है लाइक वी हैव कैमरास विद आवर रोबोट्स और विद आवर ऑटोमेटेड व्हीकल्स। ये जो सेंसर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं, इनके सेंसर्स जो हैं वो समटाइम कॉमन विद द ह्यूमन सेंसर्स भी होते हैं, जैसे विजन है, हेयरिंग है एंड टच है, और समटाइम जो है ये उन मोडेलिटीज को भी यूज कर रहे होते हैं विच आर नॉट अवेलेबल विद द ह्यूमन। फॉर एग्जांपल रेडियो सिग्नल्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स, जीपीएस एंड वायरलेस सिग्नल्स जो हैं ये नॉर्मली ह्यूमन जो हैं दे आर नॉट बेसिकली ब्लेस्ड विद दीज टाइप ऑफ सेंसिंग एबिलिटीज। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट्स हैं समटाइम देयर सेंसरी मोडेलिटीज आर कॉमन जस्ट लाइक ह्यूमन, एंड समटाइम दे हैव सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल विद देम जो कि उन्हें अब उनकी एनवायरनमेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो आपको याद होगा कि बड़ा शुरू में हम बात करके आए थे कि जब हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होती है, आर्टिफिशियल एजेंट्स की सिचुएशन के अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होती है, तो हमें मॉडल बेस्ड एजेंट्स की तरफ जो है वो मूव करना पड़ता है, और यहाँ पे वी हैव टू यूज द मॉडल बेस्ड एजेंट्स। और मॉडल बेस्ड एजेंट्स जो है वो अपनी पार्शियली ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए दे ट्राई टू डेवलप ए सेंसर मॉडल, और विजन एप्लीकेशंस के अंदर सेंसर मॉडल जो है इसके दो हिस्से होते हैं, एक जिसको हम ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने वाले जो डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है। डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स में पीपल हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ट्रीज हो सकती हैं, अदर कार्स हो सकती हैं, अदर टाइप के रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक, लिविंग और नॉन लिविंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो व्हेन वी मेक द ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वी ट्राई टू मेक देयर मॉडल्स इन द मॉडल बेस्ड एजेंट्स, और ये मॉडल जो हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब 3D मॉडल्स भी सेव कर सकते हैं हम मॉडल के अंदर, और ये एक सिंपल सी वेग सी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि ह्यूमन आईज आर यूजुअली 5 to 7 सेंटीमीटर अपार्ट,
तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन से लेके ये काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास पार्ट होता है सेंसर मॉडल का, इसको हम रेंडरिंग मॉडल कहते हैं। रेंडरिंग मॉडल डिस्क्राइब द फिजिकल, ज्योमेट्रिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूस द स्टिमुलस फ्रॉम द वर्ल्ड। उस पिक्चर को किस तरीके से रेंडर किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसेस हैं, इसको हम रेंडरिंग मॉडल जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नॉलेज बेस अवेलेबल होना चाहिए और यही नॉलेज बेस जो है वो हमें एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करता है कि एक पिक्चर के अंदर ये जो गॉडजिला है इट इज ए टॉय और रियल मॉन्स्टर। तो जब हमारे पास नॉलेज अवेलेबल होता है कि इट कैन नॉट बी रियल, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज ए टॉय और उसको रियल मॉन्स्टर के तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। तो हमारा जो मॉडल है जो कि पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट को क्लैरिफाई करता है, जिसको हम सेंसर मॉडल कहते हैं, इट हैज टू पार्ट्स। एक जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम एक सीन या एक फ्रेम जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, विच इज नोन एज रेंडरिंग मॉडल। इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मिल के जो है वो एक सेंसर मॉडल जो है वो बना रही होती है। तो यहाँ पे जरा इसको देख सकते हैं आप, अगर हम ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, देयर ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसको हम ऑब्जेक्ट मॉडल के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब आपको ये रेंडरिंग मॉडल नजर आ रहा है कि उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम एक रियलिस्टिक पिक्चर के तौर पे रेंडर कर सकते हैं या एक रियलिस्टिक पिक्चर के तौर पे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी, अब इशू ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमें कैमरास के थ्रू मिलती है, ये अगर हम इसको कंपेयर करें विद अदर सेंसर्स, तो ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन विच वी गेट थ्रू कैमरास, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच होती है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है और ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये हर तरह से काफी रिच होती है। मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, हर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ द डेटा होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप विजुअल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करें विद एनी अदर सेंसर, तो प्रोबेबली जो कैमरा या विजुअली मिलने वाली इंफॉर्मेशन है ये हर सेंसर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ द डिटेल एंड इन टर्म्स ऑफ द डेटा। रफली स्पीकिंग, अगर आपने एक रोबोट के साथ एक कैमरा अटैच किया हुआ है और ये कैमरा जो है ये एक पिक्सल को 24 बिट्स में सेव कर रहा है और ये एक सेकंड के अंदर 60 पिक्चर्स जो है वो सेंड कर रहा है, तो आपको 10 GB इंफॉर्मेशन पर मिनट जो है वो ये ट्रांसफर कर रहा है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड जो है विजुअल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये एक कैमरा है, सम टाइम हमें इस तरह के एजेंट्स के साथ मल्टीपल कैमरास जो हैं वो अटैच करने पड़ते हैं। या अगर आप स्मार्ट सिटीज देखें तो जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कैमरास जो हैं अवेलेबल होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन जो है इसको पास कर रहे होते हैं या इस इंफॉर्मेशन जो है इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जस्ट इन द केस ऑफ वन कैमरा आपको यहाँ पे रफली बताया गया है कि 10 GB पर मिनट के हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट हो रही होती है एजेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज ये होता है कि एन एजेंट विच इज विजन केपेबल, उसने किस इंफॉर्मेशन को रिटेन रखना है और किस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है टू मेक गुड एक्शन चॉइसेस। तो ये यहाँ पे विजन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने इसमें से किस इंफॉर्मेशन जो है उसमें से उसको रिटेन रखना है और किस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है। ये एक तरीके से इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू द एजेंट्स विच आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द विजन या विजुअल इंफॉर्मेशन। ओके जी, तो यहाँ पे वी कैन कैरेक्टराइज 3 ब्रॉड अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम
और हम बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन अप्रोच के ऊपर बेस करते हैं। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को तो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो हम करते ये हैं कि उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि कलर बेस्ड होती है, बाउंड्री बेस्ड होती है, लाइन बेस्ड होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस अप्रोच को हम फीचर एक्सट्रैक्शन अप्रोच कहते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन को हम डील नहीं करते किसी भी पिक्चर के अंदर, फ्रेम्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, बल्कि उसमें से सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है जो कि हमारी डिटेक्शन और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस अप्रोच को हम फीचर एक्सट्रैक्शन बेस्ड अप्रोच के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। दूसरी पॉसिबल अप्रोच हमारे पास ये है कि हम रिकग्निशन के ऊपर कोशिश करते हैं। इन द रिकग्निशन अप्रोच एन एजेंट ड्रॉज रिस्ट्रिक्शन अमंग द ऑब्जेक्ट इट इनकाउंटर्स बेस्ड ऑन द विजुअल एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको कन्फ्रंट हो रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, वो उनको रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है और बेस्ड ऑन द विजुअल एंड फीचर बेस्ड इंफॉर्मेशन विच द एजेंट हैव। उसके बाद वो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है कि वो किस तरीके से इस तरह की विजुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको खुद से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, उस तरह के सीन, उस तरह के इमेजेस जो हैं वो खुद से बना सकता है। रिकंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। तो आप एक तरह से विजन के अंदर ये समझ सकते हैं कि जो थर्ड एक्टिविटी है रिकंस्ट्रक्शन की, ये मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। बाकी जो फर्स्ट टू एक्टिविटीज हैं रिकग्निशन या फीचर एक्सट्रैक्शन, इसमें काफ़ी हद तक हमें सक्सेस जो है वो ऑलरेडी अचीव्ड है। तो इन द रिकंस्ट्रक्शन अप्रोच एन एजेंट बिल्ड ए ज्योमेट्रिक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एन इमेज और ए सेट ऑफ इमेजेस। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज जो है ये एक तरह से काफ़ी मुश्किल एक्टिविटी है फॉर द एजेंट्स, लेकिन रिकग्निशन या एक्सट्रैक्शन जो है ये रिलेटिवली आसान एक्टिविटी है। रिकग्निशन ऑफ द इमेज जो है वो आपको कुछ हद तक ये पिक्चर से भी रिवील हो रही है। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है और एजेंट जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहा है इस पिक्चर में कि कौन सी नोटबुक है और कहाँ पे आईफोन है, कॉफी कहाँ पे है, ग्लासेस कहाँ पे हैं और लैपटॉप कहाँ पे है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको रिकग्नाइज कर रहा है ऑब्जेक्ट्स जो है जो कि फ्रेम के अंदर या पिक्चर के अंदर अवेलेबल हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं को रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो विजन है इसकी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे रोबोटिक्स के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और जैसे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है, नेविगेशन है, असेंबली है, मैनिपुलेशन है। ह्यूमनॉइड्स के अंदर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे आपको वेटर्स की फॉर्म में, सर्वर्स की फॉर्म में काफ़ी रोबोट्स जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं प्रैक्टिकली। मशीन्स के अंदर क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन है, 2D एंड 3D सेगमेंटेशन है, 3D ह्यूमन ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन है और विजुअल गाइडेड रोबोटिक सर्जरी है। और सिक्योरिटी के अंदर भी इसके काफ़ी यूजेजेस हैं, जैसे बायोमेट्रिक में ह्यूमन आई रेटिना आइरिस रिकग्निशन भी जिसको कहा जाता है, फिंगरप्रिंट्स हैं, फेस रिकग्निशन है। सर्विलेंस के अंदर डिटेक्टिंग सर्टेन सस्पिशियस एक्टिविटीज और बिहेवियर्स, और जैसे हेड काउंट्स हैं या कहीं पे मॉब जो है अगर ओवर कैपेसिटी है तो उसको रिकग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये काफ़ी हद तक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम जानते हैं कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, ड्राइवर विजिलेंस मॉनिटरिंग है, सेफ्टी है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर भी इसकी काफ़ी सारी कंप्यूटर विजन जो है इसकी हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे एक्टिविटी रिकग्निशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर, और इस तरह की डिफरेंट अदर एप्लीकेशन जो हैं विच आर अवेलेबल, जहाँ पे हम विजुअल इंफॉर्मेशन जो है इससे कुछ यूजफुल डिसीजन मेकिंग जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक द ह्यूमन, जो कि अपनी विजुअल इंफॉर्मेशन जो है इसको काफ़ी इंटेलिजेंटली जो है वो यूज कर रहे होते हैं। This is kind of the idea, the steps, the pipeline which we will have to perform the computer vision या perception activity जो है। सबसे पहले हमें images जो है वो input होते हैं,
इमेजेस जो हैं ये पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये इमेज फ्रेम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको हम वीडियोस कहते हैं। समटाइम इसके लिए हम स्ट्रीम माइनिंग की टर्म भी यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस वीडियो है और कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है और हमने वहाँ पे कुछ यूजफुल जो है वो जनरेट करने की कोशिश करनी है। तो इंफॉर्मेशन या विजुअल इंफॉर्मेशन हमें इनपुट हो जाती है, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे नॉइज रिडक्शन है, स्केलिंग है, चेंजिंग द कलर स्पेसेस है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या इमेज सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, फिर हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और एंड के ऊपर हम फीचर या ऑब्जेक्ट रिकग्निशन जो है या ऑब्जेक्ट प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द प्रोसेस या स्टेप्स विच वी हैव टू परफॉर्म इन द विजन या इन द कंप्यूटर विजन। तो कुछ हद तक इन स्टेप्स को हम थोड़ा जरा डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी क्विकली हैव टू रिव्यू कि हाउ दीज इमेजेस आर एक्चुअली फॉर्म्ड या क्रिएटेड। पिक्चर्स या ये जो डिफरेंट तरह के इमेजेस हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही होती है, या जो रियलिस्टिक इमेजेस हैं इनकी फॉर्मेशन जो है इसमें क्या मेन स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम रियलिस्टिक इमेजेस को देखें विच आर नॉर्मली कैप्चर्ड थ्रू द कैमरास, तो इमेजेस जो हैं इनको डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट तरह के गैजेट्स जो हैं इनको यूज करके क्रिएट किया जाता है इन इमेजेस को और प्लॉट किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास जो अर्लीस्ट मॉडल है इसको हम पिन होल्ड मॉडल जो है वो कह रहे होते हैं, या पिन होल्ड मॉडल जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। इसी मॉडल को यूज करके जो अर्ली कैमरास हैं दे आर बेसिकली डेवलप्ड और उसी के ऊपर बेस्ड अब हमारे पास जो मॉडर्न कैमरास जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जो सिंपल इमेज है ये रियलिस्टिक नहीं होता, टू मेक इट रियलिस्टिक वी हैव टू इनकॉर्पोरेट लाइटनिंग एंड शेडिंग इफेक्ट्स इन द इमेज, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए, और उसके साथ साथ हमें उसके कलरिंग इफेक्ट्स को भी रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ओवरऑल इमेज जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है, एक रियलिस्टिक इमेज जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। तो अगर आप देखें तो इमेज डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री, सो प्रॉपर मॉडलिंग इज नेसेसरी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि अगर आप मून की तरफ देख रहे हैं तो आप अपने हाथ से पूरा जो मून है उसको कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हाथ जो है वो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द मून। तो यहाँ पे आप एक इमेज जो है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही होती है। तो सिचुएशन के मून इज फारदेस्ट, बहुत डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम मून को कवर कर सकते हैं विद आवर हैंड। और एक और सिचुएशन जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि जैसे रेलवे ट्रैक्स जो हैं या रेलवे लाइंस जो हैं, अगर हम इन पे खड़े होकर देखें तो ये हमें कन्वर्ज होती नजर आ रही होती हैं, मिलती हुई नजर आ रही होती हैं इन अ डिस्टेंस पॉइंट, ये हमें कन्वर्ज होती या मिलती हुई जो है वो नजर आ रही होती है। तो दिस डज नॉट मीन दैट कि डिस्टेंस के ऊपर ये जो रेल लाइंस हैं ये एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसको हम पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। नॉर्मली जहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले इमेजेस जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और नियरेस्ट इमेजेस जो हैं वो साइज के अंदर जो है वो लार्ज होते हैं। तो image sensors they basically gather light scattered from objects in a scene and create a two-dimensional image on the image plane. तो 3D इमेज को बेसिकली ये कन्वर्ट कर देता है एक टू डायमेंशनल इमेज के ऊपर, क्योंकि जिस प्लेन के ऊपर ये इसको ड्रॉ कर रहा होता है जिसको हम इमेज प्लेन कह रहे होते हैं वो बेसिकली एक 2D इमेज होता है। वहां पे ये इसको प्लॉट कर रहा होता है, वहां पे इसको ये ड्रॉ कर रहा होता है। तो इन द आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। वी यूज a 3-dimensional coordinate system with the origin at the pinhole
जहाँ पे हमारे पास पॉइंट P जो है विच हैज कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, इट इज प्लॉटेड ऑन अ पॉइंट P बार जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, स्मॉल x, y एंड z हैं। पिन होल कैमरा जो है इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसकी ओरिजिन जो है वो पिन होल के ऊपर होती है, जहाँ पे रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए हम इसको प्लेन के ऊपर जो है, इमेज प्लेन जो है इसके ऊपर जो है वो हम प्लॉट कर रहे होते हैं। इमेज प्लेन के ऊपर हमने किस तरीके से इसको प्लॉट करना है, इस प्रोसेस को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन जो है एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3D इमेज को किस तरीके से हमने 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर प्लॉट करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोजेक्शन के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली जो इमेजेस हम देख रहे होते हैं ये 3D होते हैं, लेकिन जिस सरफेस के ऊपर ये प्लॉट हो रहे होते हैं वो 2D होते हैं। जैसे आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है इट इज आल्सो 2D सरफेस, तो किसी 3D इमेज को 2D सरफेस के ऊपर हमने किस तरीके से प्लॉट करना है, इस प्रोसेस को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन अगर रियलिस्टिक है, जैसे हमें नजर आती है या हमारी आईज के ऊपर जिस तरीके से प्रोजेक्शन हो रही होती है, तो इसको हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। और अगर वो अपनी ज्योमेट्री को मेंटेन रख रही है तो उसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। इस प्रोजेक्शन के अंदर जो थर्ड डायमेंशन होती है, या जी कोऑर्डिनेट होता है, ये डेप्थ की इंफॉर्मेशन को शो कर रही होती है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमें बता रही होती है कि इमेज जो है ये आपके कैमरे से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो डेप्थ की इंफॉर्मेशन जो है ये आप थर्ड कोऑर्डिनेट जो है आपका जी कोऑर्डिनेट जो है इसके अंदर आप रिटेन कर रहे होते हैं। Okay, the image is formed on an image plane which can be a piece of film coated on a grid of few million photosensitive pixels, each complementary metal oxide semiconductor and charge coupled device, CCD या CMOS जिसको कहा जाता है। तो जो आपका इमेज प्लेन होता है ये एक ग्रिड ऑफ पिक्सल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, और जिसमें मिलियंस ऑफ फोटोसेंसिटिव पिक्सल्स होते हैं। फोटोसेंसिटिव इसलिए होते हैं कि ये जो फोटोन रेज जो हैं जनरेट हो रही होती हैं फ्रॉम द इमेज, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं पिक्सल्स जो हैं, और 2D जो आपका प्लेन है, इमेज प्लेन है, ये एक्चुअली इसके यहाँ पे बात हो रही है। तो फोटोन जो है इट इज ए लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज, ईच फोटोन अराइविंग एट द सेंसर प्रोड्यूस एन इफेक्ट whose strength depends on the wavelength of the photon. The output of the sensor is the sum of all effects due to the photon. So photon actually is the energy produced by the objects of the image, और फिर इस एनर्जी को हम इमेज प्लेन जो है इसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो इस चीज को आप जरा यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे जो डिस्कशन हमने देखी थी, लेट्स से आपके पास ये एक इमेज है और इस इमेज के ऊपर ये एक पॉइंट P है जिसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ऑन द इमेज प्लेन। दिस इज योर इमेज प्लेन एंड दिस इज योर पिन होल ऑफ द कैमरा, जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इमेज जो है वो कितना कवर होगा। यहाँ पे हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट भी ये बना रहा है, जहाँ पे आपका Z कोऑर्डिनेट जो है ये डेप्थ की इंफॉर्मेशन बता रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं फ्रॉम द कैमरा या पिन होल इस सिचुएशन के अंदर, और आपके यहाँ पे Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स। लेट्स से दीज आर द X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P के। और जब ये प्रोजेक्ट होगा, एक तो आप ये देख रहे हैं कि ये रिवर्स में प्रोजेक्ट होता है ऑन द इमेज प्लेन, फिर इसको हमें रोटेट करना पड़ता है, और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे X, Y एंड Z। ये प्रीवियस स्लाइड में आप देखे गए थे, स्मॉल x, y एंड Z। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, वो सारे के सारे जो हैं ये इस इमेज प्लेन के ऊपर जो है वो प्लॉट हो जाएंगे। और इमेज प्लेन जो है ये ग्रिड ऑफ पिक्सल्स है, और हर एक पिक्सल जो है ये फोटोसेंसिटिव है, मतलब फोटोन जो
एनर्जी आ रही है यहाँ पे उसके लिए सेंसिटिव है और उसको ये कैप्चर कर लेता है, ये जो एनर्जी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये पॉइंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, और y की वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूले को यूज करके जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आप प्रोजेक्शन के लिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जैसे आप देख रहे हैं कि इमेज जिस साइज का है जब वो प्लॉट होगा या कैप्चर होगा तो उसका वो साइज नहीं होगा आपके इमेज प्लेन के ऊपर, बल्कि उसका साइज जो है वो काफी स्मॉल होगा जब आप उसको प्लॉट करेंगे अपने इमेज प्लेन के ऊपर। तो उसका साइज कितना होगा, इट डिपेंड्स कि वो आपके कैमरे के पिन होल से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। और ये जो डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है ये हम z कोऑर्डिनेट के अंदर सेव कर रहे हैं। तो z कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलाइंड है और ये एक्चुअली बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो हम z कोऑर्डिनेट जो है इसके अंदर सेव कर रहे हैं। ओके जी, तो ये इमेज को फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेशन का एक सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रोसेस जो है वो नजर आ रहा है। ये आपको एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की नजर आ रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स नियर टू द कैमरा हैं उनके साइजेस आपको लार्ज नजर आ रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टेंस के ऊपर हैं उनके साइज आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं। तो जैसे ये पोल्स हैं तो ये सारे पोल एक ही साइज के हैं, लेकिन जो नियरेस्ट पोल्स हैं ये आपको लार्ज नजर आ रहे हैं। इमेज में भी रियलिस्टिकली भी ऐसे ही होता है, जब हम एक्चुअली विजुअली देख रहे होते हैं, आंखों से देख रहे होते हैं, तब भी हमें ऐसा ही फील होता है। और ये जो आपके दूर वाले पोल हैं, ये डिस्टेंस वाले पोल हैं, वो आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ये एक्चुअली यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव पॉइंट होता है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है उसके ऊपर कन्वर्ज कर रही होती है। उसकी बेसिस के ऊपर जो है इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जा रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोकल पॉइंट, जिसपे सारी एनर्जी जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट कर रही होती है। ओके जी, तो initially we have the pinholes, later these pinholes are actually converted और transformed into the lens system। अब जो मॉडर्न कैमरास हैं इनके अंदर हमारे पास बड़े पावरफुल किस्म के लेंस होते हैं, मल्टीपल लेंस होते हैं। अब आप देखते हैं सेलफोन के कैमरास में हमारे पास 3-4 के करीब लेंस होते हैं, डिफरेंट तरीकों से रेंज होते हैं, समटाइम एक वर्टिकल लाइन के अंदर, समटाइम सर्कुलर लाइन के अंदर, और वो एक 3D फॉर्म के अंदर डिफरेंट अदर इंफॉर्मेशन जो है उसको एक सिंगल पिक्चर जो है इसके अंदर कैप्चर करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो पिन होल जो है उसकी लिमिटेशंस थी। पिन होल जो है एक लिमिटेड पिक्चर जो है इसको कैप्चर कर पा रहा था, तो उसको डील करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस था लेंस सिस्टम। पिक्चर जो हैं उनमें लाइट्स भी होती हैं, डिफरेंट तरह की लाइट्स इफेक्ट्स होते हैं, शेडिंग इफेक्ट्स होते हैं, और जो लाइट है लाइटनिंग या ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस पैच एंड द लाइट सोर्स। आप सरफेस किस तरह की है आपके इमेज के अंदर या आपकी पिक्चर के अंदर, इसके ऊपर, और लाइट सोर्स जो है इसके ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही होती है। तो मैं अब इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ, इसको हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। लाइट एंड शेडिंग को जो है वो हम रिव्यू करेंगे आपकी जो इस वीक की वीडियो नंबर 2 है। आई विल ट्राई कि मैं आज या कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो आपकी सेकंड वीडियो जो है इसको भी अपलोड कर दूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।